हाय दोस्तों, वंस अगेन आपका आपके चैनल एक्सपर्ट लर्निंग पे स्वागत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY शुरू की गई थी, कौन से वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये आपकी 2003 में शुरू की गई थी, राइट। ये आपकी राष्ट्रीय सरकार की योजना है, राष्ट्रीय सरकार की योजना है जो देश भर में सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की असमानताओं को दूर करने के लिए चालू की गई थी। जो देश भर में उपस्थित सस्ती स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की असमानताओं के दूर करने के लिए की गई थी। ये आपके 2003 में शुरू की गई थी और इसको 2006 मार्च 2006 में अप्रूव किया गया था। मार्च 2006 में इसको अप्रूव किया गया था। अनुमोदित मतलब अप्रूव करना, अप्रूव किया गया था, राइट। इसके दो घटक थे। इसके कितने घटक थे? मुख्य चरण, दो चरण। पहले चरण के दो घटक थे। पहला घटक था एम्स की तर्ज पर 6 संस्थानों की स्थापना और दूसरा घटक था मौजूदा जो 13 मेडिकल कॉलेज थे सरकारी, उनका यूनियन मतलब आपका अपग्रेड, सॉरी वो अपग्रेड, यूनियन मतलब अपग्रेड करना, यूनियन मतलब अपग्रेड, राइट। तो वो एम्स की तर्ज पे 6 संस्थानों की स्थापना कौन कौन सी जगह पे थी? आपकी बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल, राइट। और इसकी जो नोडल एजेंसी है वो कौन सी है? तो इसकी नोडल एजेंसी है वो आपकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की जो नोडल एजेंसी है वो है आपकी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसकी नोडल एजेंसी है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर आपका 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। 1556 ईस्वी में सम्राट बना था। कब बना था? 1556 में बना था, राइट। अकबर तीसरे नंबर का मुगल बादशाह था। 1556 में मुगल वंश का सम्राट बना और उसने 1556 से लेके 1605 तक भारतीय उपमहाद्वीप पे शासन किया था। जो दीन ए इलाही जो धर्म था वो अकबर द्वारा 1582 में पेश किया गया था। जो दीन ए इलाही धर्म था वो अकबर द्वारा 1582 में पेश किया गया था। अकबर के शासन के दौरान कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? जो इम्पोर्टेंट लड़ाई थी वो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, और जिसका नेतृत्व किया था बैरम खान ने। किसके बीच में लड़ी गई थी ये अकबर की सेना और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, ठीक। इस संघर्ष से दिल्ली की राजशाही के लिए मुगल और अफगान विवाद को समाप्त कर दिया गया था। इस युद्ध के बाद में दिल्ली की राजशाही के लिए मुगल व अफगान विवाद को समाप्त कर दिया गया था, राइट। फिर 1560 में अकबर ने बैरम खान के शासन को समाप्त कर दिया था और 18 वर्ष की आयु में गद्दी संभाल ली थी, ठीक है। तो अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण किले या ऐतिहासिक रचना बनाई गई थी। वो कौन कौन सी थी? पहली जो रचना थी आपकी आगरा का किला, दूसरी थी लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। ये अकबर के द्वारा बनाई गई कुछ ऐतिहासिक संरचनाएं थी। आगरा का किला, लाहौर का किला, फतेहपुर सीकरी, इलाहाबाद का किला और बुलंद दरवाज़ा। तो अकबर जो सम्राट बना था वो 1556 ईस्वी में बना था। और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार विजेता हैं? तो जो सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं आपकी मलाला यूसुफजई है। मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनकी उम्र थी जब नोबेल पुरस्कार मिला था 17 साल की उम्र में। किस क्षेत्र में मिला था इनको? मलाला यूसुफजई कौन थी? मलाला यूसुफजई महिला शिक्षा के लिए एक पाकिस्तानी कार्यकर्ता थी। वर्ष 2014 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसे सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 17 साल की उम्र में। और ये नोबेल पुरस्कार उनसे किसने शेयर किया था? आपके कल्याण सत्यार्थी है ना, उन्होंने शेयर किया था। कला सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने 2014 में ये पुरस्कार शेयर किया था, राइट। अब मलाला यूसुफजई के कुछ इंपॉर्टेंट कार्य के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है हम विस्थापित है शरणार्थी जीवन की सच्ची कहानियाँ।
ये लिखा गया था। दूसरा था मलाला यूसुफजई की मैजिक पेंसिल, मलाला की मैजिक पेंसिल, राइट। उन्हें पाकिस्तान उन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय उन्हें पाकिस्तान का उन्हें पाकिस्तान का पहला राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार भी दिया गया था। गुल मकई एक मलाला यूसुफजई की आधारित ड्रामा है, राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है, वर्ष 1901 से लेके 2021 के बीच में टोटल 947 पुरस्कार दिए जा चुके हैं और ये 28 विभिन्न संगठनों को मिले। अब इसमें ना एक फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है लॉरेंस बैग कौन था? लॉरेंस बैग था आपका दूसरा सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता। उनको 1915 में मिला था, किसमें? भौतिकी में। 25 साल की उम्र थी उनकी, 25 साल की उम्र थी। अगली है नादिया मुराद तीसरी सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता है। उनकी भी उम्र 25 साल थी और 2018 में उन्होंने शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है तसुंग दाओ अली, वो पाँचवें नंबर के पाँचवें सबसे छोटे उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उनको 31 साल की उम्र में 1957 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सबसे छोटी उम्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो आपका मलाला यूसुफजई को मिला है, शिक्षा के क्षेत्र में, राइट, महिला शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गोदावरी नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से होता है? तो गोदावरी नदी का जो उद्गम होता है वो त्र्यंबक की पहाड़ियों या ब्रह्मागिरी हिल से होता है, त्र्यंबक की पहाड़ियों या ब्रह्मागिरी हिल से होता है। ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र की त्र्यंबक की पहाड़ियों से होता है। इसकी जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर। अपनी लंबाई और क्षेत्रफल के कारण इसको क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा भी कहा जाता, दक्षिण की गंगा कहा जाता। ये कहाँ कहाँ बहती है? ये आपकी महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? आपकी बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, राइट। और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी है? प्रणहिता नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस पर जो इम्पोर्टेंट बांध बने हुए कौन कौन से हैं? वो जेकवाड़ी बांध है, गंगापुर बांध है, बबली परियोजना है और श्री राम सागर बांध है। और जो प्रमुख डेल्टा वन है वो है कोरिंगा मैग्रोव वन। वो कौन सा है? वो कोरिंगो मैग्रोव वन गोदावरी नदी में स्थित प्रमुख डेल्टा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है। 5 छात्र एक वर्त के केंद्र के समक्ष बैठे हैं, मतलब 5 छात्र बैठे हैं, वर्त के जो केंद्र होता है उसकी तरफ मुंह करके बैठे हैं, राइट। कैसे बैठे हैं? देखो ये एक वर्त हो गया, इसमें 5 छात्र बैठे हैं, ये मान लो 5 छात्र बैठ गए, ठीक है। सुमित, सुनील और सुस्मित के बीच बैठा सुमित, ये सुमित हो गया। यहाँ पे मान लो सुनील बैठ सकता है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? सुस्मित। यहाँ पे कौन बैठेगा? सुस्मित, ठीक है। या फिर यदि यहाँ पे सुस्मित बैठता है, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? सुनील, ठीक है। अब अगली बात में क्या कहा? सुषमा श्वेता के दाईं ओर है, तो सुषमा कहाँ बैठेगी? सुषमा मान लो यहाँ बैठेगी, तो श्वेता की बाईं ओर हो जाएगी, तो श्वेता बैठेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन बैठेगी? सुषमा। और अगली लाइन में क्या कहा? सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के साथ में नहीं है। सुषमा तो यहाँ बैठेगी, कंफर्म हो गया, तो यहाँ पे सुस्मित नहीं बैठेगा। सुस्मित आपका कहाँ बैठेगा? सुस्मित में यहाँ बैठेगा, तो सुनील यहाँ पे सुनील बैठेगा और यहाँ पे सुस्मित बैठेगा। पूछा सुमित के दाईं ओर कौन बैठा? तो सुमित के दाईं ओर कौन है? देखो ध्यान से भी, सुमित का दायां ये हो गया, तो आपका सुनील सुमित के दाईं ओर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 25 और उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो माना कि दो संख्याएं क्या है? ए और बी, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? 25, और ए माइनस बी, उनका अंतर कितना हो जाएगा? 15। दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो 2a की वैल्यू होगी आपकी 40, और तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20। यदि a 20 है, दोनों संख्या हो या 25, तो b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से? 5। अब अनुपात के लिए क्या होगा? इनको आपस में काट देंगे जो कॉमन है, तो 4:1 होगा। 5 का भाग जाता, 4:1 हो जाता। सेकेंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 तक यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो जून 2020 का डाटा पूछा था उसमें। तो जून 2020 के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 1121 विश्व स्थलों को संरक्षित किया गया था, राइट। अब धरोहर स्थल क्या होते हैं? सांस्कृतिक संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठनों द्वारा, मतलब आपके यूनेस्को द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण वाला एक क्षेत्र होता है। इसमें आपकी विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंध में कन्वेंशन के तहत साइटों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में नामित किया जाता है। और ये जून 2020 तक टोटल कितने थे आपके? 1121 विश्व धरोहर स्थल थे। तो क्या है आपका विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन आपका जो यूनेस्को है द्वारा प्रशासित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा कानूनी संरक्षण वाला क्षेत्र है, जिसके अंदर क्या किया जाता है? विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन के तहत साइटों को उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के रूप में सम्मानित किया गया है, राइट। इसमें कौन कौन से आते हैं? इन यूनेस्को ने इन स्थलों को सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित रूप में वर्गीकृत किया गया था, राइट। 1978 के संरक्षित स्थानों को अपनी पहली सूची पर इसने ना 1978 में ना अपनी पहली संरक्षित स्थानों की सूची प्रकाशित की गई थी। उस टाइम टोटल 12 ही विश्व धरोहर स्थल थे। और सबसे पहला जो धरोहर स्थल था, विश्व का सबसे पहला विश्व धरोहर स्थल था, वह था गेलापागोस द्वीप समूह। गेलापागोस द्वीप समूह है पहला धरोहर स्थल था। फिर जुलाई 2021 तक उनकी संख्या ना 1154 हो गई थी। जुलाई 2021 तक इनकी संख्या 1154 हो गई थी। अभी करंट कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। और जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग इनकी जो संख्या है टोटल वो है 1223 टोटल संख्या है जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 1223, जिसमें से 952 आपके कल्चरल हैं और 231 आपके नेचुरल हैं और 40 आपके मिक्स हैं, ठीक है। टोटल ये 180 कंट्रीज़ में, टोटल 180 कंट्रीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसमें क्रमित रूप से रिक्त स्थानों में रखा जाएगा और एक दोहरा वाला पैटर्न बन जाएगा। तो देखो ये सीरीज के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ जो होते हैं ना उसके अकॉर्डिंग हम ना डिवाइड करते हैं, 3 के क्षेत्र में, 4 में या 5 में या 6 में। अब यहाँ पे देखो कितने आपके अल्फ़ाबेट हैं, तो अल्फ़ाबेट यहाँ पे है देखो A B C और D। कोई रिपीट दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, एक C मतलब एक तो पेयर होगा हर जोड़े में और 4 अल्फ़ाबेट हर में आएंगे। तो हम इसमें ना 5-5 का डिवाइड कर सकते हैं। ये 5 हो गया, फिर ये 5 हो गया यहाँ तक, और फिर ये यहाँ तक ये 5 हो गया। अब देखो फर्स्ट में तो सब में A है, राइट, सब में A है तो फर्स्ट में तो A है, तो फर्स्ट में तो कन्फर्म यहाँ पे A भरा जाएगा। फिर देखो दूसरा ऑप्शन में क्या आ रहा है, A B C डबल A फिर B और फिर D आ गया। तो मतलब एक D नहीं आया यहाँ पे, तो पहला तो गलत हो जाएगा, पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा अपना D, या तो थर्ड होगा या फोर्थ होगा, राइट। तो यहाँ भरा जाएगा आपका D। अब अगला देखो, उसके बाद देखो क्या आएगा, A के बाद देखो B है, तो A पिछले में रिपीट होगा, तो ये अगले में देखो तीसरे नंबर पे C रिपीट हो रहा है ना, और लास्ट ऑप्शन में देखो D आ रहा है, देखो सब जगह D आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, D कन्फर्म है। तो D, तो यहाँ पे B का रिपीट आना चाहिए, B का रिपीट थर्ड में भी है, फोर्थ में भी, तो यहाँ पे हम B भर सकते हैं, राइट। और फिर देखो क्या देख रखा है, चौथे अगले पोर्शन में देखो A आ गया, A के बाद में कौन सा आएगा, B आएगा, राइट। तो B कौन से में, अगेन B आपके दोनों में है, तो हम यहाँ पे B फिल कर सकते हैं, और लास्ट में देखो क्या आएगा, लास्ट में आएगा लास्ट वाले में A, तो A सिर्फ थर्ड में, तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, A B C D, फिर A B B C D, फिर A B C D, फिर A B C D, राइट। तो ये आपकी सीरीज बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो यदि x + 1/x बराबर 9 है तो x² + 1/x का मान के सिंपल सा हमें यहाँ पे वर्क कर देंगे इसका, क्या कर देंगे यहाँ पे, सिंपल सा हम इसका वर्क कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये x² + 1/x² + 2 × x × 1/x
बराबर आ जाएगा 81। एक्स से क्या कट जाएगा, आपका एक्स कट जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर, और ये 2 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 बचे, तो इसका वैल्यू आ जाएगी 79। राइट, सिंपल सा हमने यहाँ पे वर्क किया था, इसका वर्क किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिए हुए कथन पे विचार कीजिए और तय कीजिए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है और कौन सी नहीं है। कथन क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या, एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती। ओके फाइन। कॉन्क्लूजन या धारणा क्या है, धनी व्यक्ति में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता, मधुमेह के कारण नहीं होती, कंफर्म नहीं होता। राइट, तो पहला जो कथन आ गया आपका वो गलत हो जाएगा, तो ये तो धारणा आपकी गलत हो गई, सॉरी धारणा गलत हो गई। दूसरा क्या, निर्धन व्यक्तियों को मधुमेह नहीं होता, निर्धन व्यक्तियों में भी मधुमेह हो सकता है। राइट, तो दोनों गलत हो जाएंगे। तो न तो केवल धारणा, न तो एक और न ही धारणा, तीन है निहित है, दोनों ही आपकी क्या हो जाएंगी, गलत ऑप्शन हो जाएंगे, रॉन्ग ऑप्शन, रॉन्ग आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, दोनों ही आपकी गलत हो जाएंगी। तो न तो धारणा पहली सही है, न ही धारणा दूसरी निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में पर्सन के चिन्ह को विस्थापित कीजिए। देखो यहाँ पे 64 है, राइट, यहाँ पे आपका 64, उसके बाद 60, मतलब 4 का डिफरेंस, उसके बाद देखो 58, मतलब 8 का डिफरेंस, फिर देखो 52 टू 40 कितना 12 का डिफरेंस। तो अभी क्या आना, देखो 4 का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा बढ़ता आ रहा, तो यहाँ पे देखो 4 का है, फिर 8 का है, फिर 12 का, तो यहाँ पे 16 का आना चाहिए। तो 40 माइनस 16 कितना होता है, 40 माइनस 16 होता है 24। राइट, 24, 40 माइनस 16 होता है 24, तो यहाँ आएगा आपका 24। अब देखो 24 और इसके बीच में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 24 यहाँ आ जाएगा, 24 और 4 के बीच में कितना डिफरेंस आना चाहिए, 20 का आ रहा है, हाँ 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो 24 आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.27 का, देखो ये ए मान ले तो ये बी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम इसको ना एक्सपेंड कर देंगे, खोल देंगे यहाँ पे, इसका देखो क्या आ जाएगा, 2.7 प्लस 0.13, राइट, इंटू 0.27 माइनस 0.13, बट्टे में क्या आ जाएगा, 0.27 प्लस 0.13, ये प्लस का। अब देखो इससे ये कट जाएगा, राइट, ये कट गया, तो कितना बचा ऊपर, 0.27 माइनस 0.13, इसका क्या आ जाएगा आपका 0.14। ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला था। तो इसमें ना टोटल 6 कार्यकर्ताओं को मिला था, जिसमें ये नाम दे रखें, ये दोबारा नहीं रिपीट होने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, इसको ना आप इग्नोर कर सकते हो क्वेश्चन को, इतना ज़्यादा। अब गोल्डन पर ये दिया क्यों जाता है, देखो अभी जो लेटेस्ट है उसको याद कर लेना, ओल्ड की डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो गोल्डन पुरस्कार क्या ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण पुरस्कार है, जो ज़मीनी स्तर पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का दुनिया का सबसे प्रमुख पुरस्कार है। ये बसे हुए 6 महाद्वीपों के लिए दिया जाता है, जिसमें अफ्रीका, एशिया, यूरोप द्वीप राष्ट्र, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और मध्य अमेरिका आपके शामिल हैं। राइट, अब ये बनाया किसने था, ये इट वाज क्रिएटेड बाय सिविल लीडर, ये नागरिक नेताओं के द्वारा, और आपके परोपकारी जो लीडर थे रिचर्ड एन गोल्डमैन और रोडा एच गोल्डमैन के द्वारा बनाया गया था। रोडा एच गोल्डमैन और रिचर्ड एच गोल्डमैन के द्वारा बनाया गया था। राइट, कब बनाया गया था, 1989 में, और 2019 में 6 लोगों को ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है। तो गांधी सागर जो बांध बनाया गया आपका चंबल नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे बना हुआ है, चंबल नदी पे बना है। कहाँ पे बना, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पे बनाया हुआ है, और चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। इसकी आधारशिला किसने रखी थी, इसकी आधारशिला रखी थी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 7 मार्च 1954 को,
राइट। इसके ऊपर जो बने हुए जलाशय इंदिरा नगर जलाशय और हीराकुंड जलाशय भारत के तीसरे सबसे बड़े जलाशय हैं। इस बांध से ना बिजली, इस बांध की बिजली घर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के दूर दराज के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाती है। और मध्य प्रदेश के अन्य जो प्रमुख बांध हैं वो कौन से, आपके बरना है, बरागी, बाणसागर है, ओंकारेश्वर है, कोलार बांध है। महाराष्ट्र में प्रमुख मूल सिंह, कोयना, जयकवाड़ी, पसेत, कोलकवाड़ी, त्रिनादामा। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध है जो अपन ऑप्शन सेकंड में दे रखा है वो है नाथपा जाखरी बांध, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाखड़ा लागन बांध। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नाथपा जाखरी बांध और भाखड़ा लागन बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो अन्य बांध है चमेरा, पोंग और पंडोद बांध। राजस्थान के जो प्रमुख बांध है आपके जवाहर सागर बांध भी इंपॉर्टेंट है, कोटार बेरा बांध भी इंपॉर्टेंट है, और राणा प्रताप सागर बांध, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में एक छावनी बांध है। तो गांधी सागर बांध कहाँ बना, आपके चंबल नदी पे, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पे मध्य प्रदेश में आपका बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने कब पूरी तरह से दबा दिया था? तो जो 1857 का विद्रोह था उसको अंग्रेजों ने 1859 में पूरी तरह दबा दिया था, राइट। 1857 का विद्रोह अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक प्रमुख घटना थी। शुरू कब हुआ था? ये 10 मई 1857 में शुरू हुआ था। इसके दो कारण थे, एक था तत्कालिक कारण, एक था प्रमुख कारण। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत 1857 में, राइट। और जो प्रमुख कारण था वो था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था भारी कराधान जो किसानों को भूमि कर के रूप में देना पड़ता था, राइट। इसमें जो प्रथम शहीद हुए थे वो थे मंगल पांडे। उस टाइम ना भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, अंग्रेजों ने इसको कहा डेविल्स विंड, और इसको ना 1859 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया गया था, राइट। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय प्रशासन का नियंत्रण का ताज भी अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारतीय प्रशासन का जो नियंत्रण था वो अंग्रेजी ताज को सौंप दिया गया था। अब इसमें ना गंभीर अपराध वाले कैदियों को छोड़ के सागी कैदियों को रिहा कर दिया गया था। तो पूरी तरह दबा दिया गया था आपको 1859 में, पूरी तरह से किसको ख़त्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिगो से संबंधित है। टेन थीटा प्लस कोट थीटा बराबर 5, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। हमने इसका मान निकालना है, राइट। और इसकी वैल्यू दे रखी है, राइट। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम इसका ना स्क्वायर कर देंगे, वर्क कर देंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर हो जाएगा 25, राइट। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। अब ये वैल्यू टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा यहाँ पे पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरा हो जाएगा आपका, ये पूरा क्या हो जाएगा आपका, इसका पूरी वैल्यू आ जाएगी 1, राइट। तो ये क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहाँ से 2 आया, 2 को इधर ले जाएं तो कितना बचा, 23। अब ये वैल्यू हम रख देंगे, कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 23 प्लस 2 टेन स्क्वायर 60, टेन 60 की वैल्यू क्या आती है, √3 और स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 3, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 गुणा 3 बराबर आ जाएगा 29। राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड ऑप्शन। इसमें सिंपल है। कहा गया है कि एक कक्षा में किसी दिन, एक कक्षा में 48 छात्र हैं, एक विशेष दिन छात्र का केवल 3/4 हिस्सा ही उपस्थित थे, तो उस दिन अनुपस्थित छात्रों की संख्या पूछी गई है। देखो टोटल कितना है, 48, राइट। टोटल कितना है, 48। उसमें से कुछ तो उपस्थित होंगे, कुछ अनुपस्थित होंगे। उपस्थित कितने होंगे, 3/8, ठीक है। तो अनुपस्थित कितनी होंगी, 5/8। यहाँ से देखो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 की वैल्यू आई 48, तो 8 की वैल्यू 48 है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब डिवाइड कर दो तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 6।
1 की वैल्यू आ जाएगी 6। तो 3/8 उपस्थित है, तो उपस्थित कितने हुए गुणा 6 बराबर 18। तो अनुपस्थित कितने हुए 5 गुणा 6 बराबर 30, राइट। तो 30 छात्र आपके अनुपस्थित होंगे, राइट। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट 15 गुणा 14 माइनस 30 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 17 का मान बोर्ड मास रूल से निकाल लेंगे। इसका आंसर कितना आएगा आपका 206। आप भी निकाल लेना इसको, सिंपल मल्टीप्लाई करना। देखो 15 गुणा 14 होता है 210, राइट। माइनस 30 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 17 कितना होता है आपका 9 प्लस 17 हो गया 26। तो ये आ गया देखो 26 माइनस का 4 तो 206 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, यूआरएल का अर्थ है। तो यूआरएल का जो अर्थ होता है वो आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होती है, राइट। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल एक पता होता है जो वेब संसाधन की पहचान के लिए किया जाता है। ये एक वेब पेज पता होता है, यूआरएल एक वेब पेज पता होता है, राइट। एक वेब पेज को दर्शाता है, इसे इंटरनेट एड्रेस या वेब एड्रेस से भी कहा जाता है। प्रत्येक मान्य यूआरएल एक विशिष्ट संसाधन को दर्शाता है, राइट, एक डिस्टिंक्ट रिसोर्स को दर्शाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल https://www.google.com, राइट। तो एक यूआरएल ये क्या है, एक डोमेन के नाम से भी जाना जाता है, डोमेन के नाम से भी आपका जाना जाता है। प्रत्येक डोमेन का एक प्रयोग होता है जिसमें एक शीर्ष स्तरीय डोमेन होता है, राइट। इसका उपयोग करके हम फाइल स्थानांतरण, एफटीपी, ईमेल या डाटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। एक कंप्यूटर से जुड़े दूसरे कंप्यूटर पर एक वेब पेज खोलने या खोजने की अनुमति भी ये आपको देता है, राइट। तो ये क्या है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ये एक वेब पेज का पता होता है या वेब एड्रेस भी इसको कहा जाता है। इसे डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग करके हम फाइल ट्रांसफ़र, ईमेल, डाटाबेस एक्सेस कर सकते हैं। और एक कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़े दूसरे कंप्यूटर में वेब पेज या वेब एड्रेस खोलने की अनुमति भी ये देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पे एक बिंदु से खंबे का ऊनियन कोण 45 डिग्री है। ऊनियन कोण यानी एलिवेशन 45 डिग्री है और खंबे की दूरी कितनी है 20 मीटर। तो ये बना हुआ देखो, ये कोई खंबा है ए बी, ये इसका पाद हो गया। इससे 20 मीटर की दूरी पे ये कोई बिंदु हो गया, उससे ना इसका एलिवेशन या ऊनियन कोण 45 डिग्री का, ये है हो गया आपका 45 डिग्री का। तो पूछा गया है कि खंबे की ऊंचाई क्या है। देखो ये 45 डिग्री होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री होता है, राइट, ठीक है, ऊंचाई के लिए। तो ये कितने का हो जाएगा आपका, ये भी आपका 45 डिग्री का, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। जब दो कोण समान होते हैं तो त्रिभुज क्या होता है आपका, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो ये जब 20 होगी तो ये भुजा भी क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर का हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, देखो लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है tan थीटा। लंब कितना है, लंब मान लो ऊंचाई h है और आपका आधार कितना है 20 दिया हुआ। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1। h बराबर क्या हो जाएगा इधर a गुना 20 बराबर आपका 20 मीटर। ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बनाया गया। तो सरदार सरोवर जो बांध है आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया। किस नदी पे बनाया गया है, नर्मदा नदी पे बनाया गया। नर्मदा नदी कहाँ बहती है, राइट। नर्मदा नदी आपकी गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान को ऊर्जा प्रदान करती है। ये गुजरात की नर्मदा नदी पे बनाया गया है। गुजरात की नर्मदा नदी पे नर्मदा जिले में बनाया गया है, राइट। इस बांध से गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को ऊर्जा प्रदान होती। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी
5 अप्रैल 1961 को, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था। अब पश्चिम की ओर नर्मदा नदी के बारे में जान लेते हैं हम। ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। इसे ना मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ये कहाँ से निकलती है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के भ्रंश घाटी से निकलती है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी नदी के तट पे स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी इसी नदी के तट पे स्थित है आपका, राइट। तो आपका नर्मदा, गुजरात के नर्मदा जिले में इसको ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणित की कक्षा में एक छात्रों द्वारा प्राप्त अंक किए हैं तो आंकड़ों का बहुलक। बहुलक या मोड किसे कहते हैं हम? बहुलक या मोड वो कहलाता है जिनकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, सब फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो, इसको निकालने के लिए हम कैसे करते हैं? सबसे पहले जो डेटा होता है उसको ना आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 41, उसके बाद में 43, उसके बाद में 44, उसके बाद में कितना आ गया 53, उसके बाद में 62 और बाद में 65। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 41 सिर्फ एक बार आया है, 43 भी एक बार आया, 41 भी एक बार आया, 53 भी एक बार आया, 62 एक बार आया और आपका 65 एक और ये दो बार आया, राइट। तो आपका बहुलक कौन होगा? आपका 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी के 15 कर्मचारी और 20 महिला कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 पुरुष कर्मचारी और 12 महिला कर्मचारी मिलकर उस प्रोजेक्ट को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखो यहाँ पे 15, ध्यान से देखना, यहाँ पे 15 पुरुष या 20 महिला, राइट। मतलब 15 पुरुष इक्वल टू क्या है? 15 मेंस इक्वल टू क्या है? 20 वुमेन, राइट। तो यहाँ पे कितना डाटा दे रखा? 30 पुरुष कर्मचारी, तो इसका कितना हो जाएगा? 30 का 30 पुरुष कर्म मेल बराबर कितना हो जाएगा? ये महिला डबल हो जाएगी। देखो यहाँ से डबल हो रहा है ना, ये डबल हो रहा है, इधर से डाटा डबल हो रहा है ना, गुना डबल हो रहा है ना, ठीक है। डबल हो रहा तो ये भी क्या हो जाएंगी? आपकी डबल हो जाएंगी। तो ये कितनी आ जाए? 40 वुमेन। तो 40 वुमेन ये होगी आपकी और 12 वुमेन ये होगी, तो टोटल कितनी होगी? 52 वुमेन। पूछा है क्या कहा गया? 15 पुरुष कर्मचारी या 20 महिला कर्मचारी एक प्रोजेक्ट को 26 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 52 वुमेन कितने दिन में पूरा कर सकती, राइट। तो 15, देखो इसका कैसे हो जाएगा? इसका होगा 20 महिला कर्मचारी वुमेन 26 दिन में जो काम करेंगी, राइट, वही काम 52 महिला कर्मचारी x दिन में करेंगे, राइट। क्योंकि देखो क्या फॉर्मूला होता है? m1 इंटू d1 बराबर होता है वर्क 1 बराबर होता है m2 इंटू d2 बट्टा वर्क 2। अब देखो वर्क 1 तो समान ही है, दोनों समान ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर दी यहाँ पे, राइट। m1 इंटू d1 बट्टा W1 जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है आपको मेंस 2 इंटू डे 2 बट्टा वर्क 2। अब देखो वर्क दोनों का समान है, तो यहाँ पे देखो कितनी बार जाएगा? यहाँ पे जाएगा आपका 2 बार, इधर जाएगा तो ये 2 बचेगा 10। तो x बराबर कितना आ गया? 10 डेज। 10 डेज, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग ये है, राइट, और उनका गुणनफल ये, तो उनका उत्क्रमण का योग क्या है? माना कि दो संख्याएं क्या है? a और b, राइट। तो a प्लस बी बराबर 16 और a गुणा b बराबर 63, ठीक है। तो a गुणा b बराबर 63 अब कब हो सकता है? जब a बराबर 1 हो या b बराबर 63 हो, दूसरा a बराबर 3 हो या b बराबर 21 हो, तीसरा ऑप्शन कब होता है? 1 7 हो और दूसरा 9 हो। इसके अलावा ये उल्टा हो जाएगा, ये तीन ही ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब देखो इनकी वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस 63 बराबर 64, तो ये तो नहीं होगा, राइट। सिमिलर 3 प्लस 21 24 ये भी नहीं होगा। 7 प्लस 9 बराबर कितना होता है? 16, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से। तो एक की वैल्यू 7 हो जाएगी और दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी?
नो। अब क्या कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। व्युत्क्रम मतलब देखो 1/a प्लस 1/b पूछा अपन को, बराबर ये हो जाएगा 1/7 प्लस 1/9। सिंपल गुण गुण वो ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो 63 आया। तो यहाँ पे 9 आया, 9 बार गया, यहाँ पे 7 बार गया, तो ये 7, तो 16/63 आंसर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जो भंडार पाए जाते हैं बॉक्साइट के, वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। देश का 50% से भी ज़्यादा बॉक्साइट आपका उड़ीसा में पाया जाता है, और उड़ीसा में भी कहाँ, कालाहांडी में। तो उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन होता है। और ये किसके उपयोग में किया जाता है, इसका निर्माण बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उपयोग किस में किया जाता है, एल्यूमिनियम के उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा जो बॉक्साइट पाया जाता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी पाया जाता है। एल्यूमिनियम उत्पन्न करने के लिए बायर प्रक्रिया के रूप में मुख्य रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम बनाने के लिए बायर प्रक्रिया के रूप में मुख्य रूप में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। और बॉक्साइट की जो प्रमुख खाने दे रखी है कहाँ कहाँ है, बिलासपुर और मैकलसीर में, सिंहभूमि, जामनगर गुजरात में, बलांगीर में, बरगढ़ में, कोरापुट में, कालाहांडी में, सबलपुर में और सुंदरगढ़ में। अब झारखंड दिया हुआ सेकंड ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट तो आपका उड़ीसा या कालाहांडी में, राइट। उसके अलावा जो अन्य स्टेट आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, राइट। अब झारखंड दे रखा है सेकंड ऑप्शन। झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका खनिज संपदा पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में क्या है, चावल। गुजरात में क्या पाया जाता है, कपास, मूंगफली, जीरा तेल आदि की फसलें होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अमन साहू से बड़ा है, तो कह रहा है अमन, ये मान लो अमन है अपना, ये साहू है, तो साहू से बड़ा हो गया। साहू कोमल से छोटा है, ठीक है, लेकिन मिलन से बड़ा है। कोमल से तो छोटा है, तो कोमल का अभी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन साहू मिलन से बड़ा, तो ये हो गया आपका मिलन। कोमल अमन से बड़ी है, कोमल अमन से बड़ी है, तो देखो साहू से भी बड़ी हो जाएगी ना, तो यहाँ आ गई आपकी कोमल। लेकिन उदय से छोटी है, तो उदय आगा आपका यहाँ पे। तो सबसे बड़ा तो देखो कौन सा, उदय। अब पूछा उसमें से तीसरा सबसे बड़ा कौन है, तो देखो पहला सबसे बड़ा उदय, दूसरा कोमल और तीसरा अमन। तो अमन सबसे बड़ा होगा, सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा यहाँ पे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखो इसको हम थोड़ा सा वाइड लिख लेते हैं। DFV कैसे संबंधित, GHC। फिर D की वैल्यू 4, F की कितनी हुई 6 और B की 2। D प्लस 3 7 होती है ना, H की 8 होती है प्लस 2 और B प्लस 1 3 होती है, राइट। तो क्या होगा LNJ। अब इसमें प्लस 3 करेंगे, इस L की वैल्यू कितनी होती है 12, N की वैल्यू कितनी होती है 14 और J की वैल्यू कितनी होती है 10। तो 12 प्लस 3 कितना होता है, प्लस 3 15, तो ON 14, 14 प्लस 2 कितना होता है 16, 16 मतलब P, और J कितना है 10, 10 प्लस 1 बराबर कितना होता है 11, 11 के ऊपर कौन आता है की। तो OP की अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब कह रहा है कुछ महिलाएं समझदार हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो चीज़ें बनाएंगे। ये मान लो हमने महिला का बना लिया, राइट, ये अपनी महिला आ गई। कह रहा कुछ ही महिलाएं समझदार है, ये मान लो हमने समझदार का बना लिया, वाइज या समझदार, ठीक है। दूसरा कथन क्या है, सभी समझदार इंजीनियर हैं। तो ये जो समझदार नहीं, सारे के सारे क्या यहाँ पे इंजीनियर क्या होंगे आपके, इंजीनियर इंजीनियर इंजीनियर। ये हो गया आपका इंजीनियर का, ये हो गया इंजीनियर का। तो पूछा कुछ महिलाएं इंजीनियर होंगी, डेफिनेटली होंगी, देखो ये आ रहा है ना यहाँ पे। तो कुछ महिलाएं इंजीनियर होंगी, तो पहला तो अपना निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा सभी इंजीनियर समझदार हैं, नहीं भाई सभी इंजीनियर समझदार नहीं होंगे, क्योंकि कुछ इंजीनियर ऐसे भी होंगे जो समझदार
नहीं होंगे, राइट। तो अपना दूसरा गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा अपना, सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट, सॉरी फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुणा प्लस गुणा को दर्शाता है माइनस योग को, देखो प्लस गुणा को, प्लस मतलब गुणा, माइनस मतलब प्लस, योग को, और गुणा मतलब विभाजन, गुणा मतलब भाग को, तो लास्ट में कौन बचा, भाग बचा, तो वो किसको दर्शा देगा, माइनस को दर्शा देगा। तो पहले ऑप्शन में देखो जहाँ जहाँ दिख रहा है वो पुट कर दो। देखो अपन को समीकरण की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास में, 9 गुणा 5 माइनस किसको, भाग को दर्शाता ना, सो माइनस प्लस को, 5 प्लस 16, 16 और गुणा किसको दर्शाता है, गुणा दर्शाता आपका भाग को, बट्टा 4, भाग किसको दर्शाता है, माइनस को। तो ये क्या, 9 पंजे 45, 45 प्लस 4 49, 49 माइनस 2 कितना आ गया आपका 47। ऑप्शन में कितना है 41, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, 15 प्लस 15, प्लस किसको दर्शाता, गुणा हो, तो 15 गुणा 15 या 225, गुणा किसको दर्शाता, भाग को, तो 225 बट्टा 3 बराबर कितना हो जाएगा 75, माइनस माइनस किसको दर्शाता आपको, प्लस को, प्लस 4, 75 प्लस 4 हो जाएगा आपका 49, भाग, और भाग किसको दर्शाता आपका, माइनस को, माइनस से 5, तो 75 प्लस 79 हो गया आपका 74, लेकिन ये कितना है 26, ये भी गलत हो जाएगा, राइट। अब देखो अब नेक्स्ट देखो, 10 माइनस 12, माइनस किसको दर्शाता आपका, माइनस दर्शाता 12 को, 10 प्लस प्लस को दर्शाता है, भाग किसको दर्शाता है, भाग दर्शाता है माइनस को, माइनस 18, और गुणा किसको दर्शाता है, गुणा दर्शाता भाग को, भाग 6, और प्लस किसको दर्शाता आपके, गुणा को, 2 को। तो ये देखो 10 प्लस 22, 22 में भाग गया 6 का 3, 3 में ऐड किया, 3 को गुणा किया 6, 2 से तो आ गया माइनस का 6, तो ये हो जाए 22 माइनस 6 बराबर 16। तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, इसमें सिंपल आपकी परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है दिए हुए डाटा की। तो देखो 250 का 27% कैसे लिखते हैं हम, 250 बट्टा 100 गुना 27 माइनस 1000 का 0.02% के लिए 100 से भाग कर दें, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई, यहाँ पे देखो 2 बार और यहाँ पे गया 5 बार, तो 27 पंजे 135 बट्टा 2 माइनस 10 से गुणा किया 2 को, तो ये आ गया 0.2, राइट। अब 135 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा आपका आएगा 67.5 माइनस 0.2 बराबर आएगा 67.3, राइट। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका करेक्ट यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल एसआई का क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बैंक व्यापारी 5 वर्ष के लिए 12,50,000 की रुपये 5% दर से ऋण प्रदान करता, भुगतान किया जाने वाला साधारण ब्याज पूछता। तो इसमें साधारण जब ऐसा दिया हुआ तो हम सिंपल लगा सकते फॉर्मूला, ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम बट्टा 100, पुट कर दो वैल्यू 12,50,000, 5% दर है और 5 वर्ष का टाइम है, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल गया, 25 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 3,12,500 रुपये RS। ऑप्शन सेकंड इसका ना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए होता है आपकी विषाणु के कारण या वायरस के कारण, वायरस के कारण होता है। हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होने वाली बीमारी, ये किसकी वजह से फैलता है, ये विषाणु के कारण होने वाली बीमारी, ये दूषित भोजन या दूषित पानी पीने से या संक्रमित व्यक्ति के निकट आने से फैलता है, राइट। और ये एक संक्रामक रोग है, इसके लिए हेपेटाइटिस ए का टीका लगता है जो हेपेटाइटिस रोग को फैलने से रोकता है। अब देखो पहले में ऑप्शन में दिया मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से आपके विषाणु ये नहीं, हेपेटाइटिस ए नहीं फैलता है, उसकी वजह से फैलता आपका जीका वायरस,
वेस्नियल विषाणु, चिकुनगुनिया वायरस या डेंगू। और जीवाणु, जीवाणु बोलते हैं आपके बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया की वजह से फैलता क्षय रोग, एंथ्रेक्स रोग, टिटनस, लेप्टोस्पायरोस, निमोनिया या हैजा फैलता है। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से ये फैलता है लिस्मेनियानिस या फिर एम्बीबियसियस, दस्त भी हो जाते हैं कई कई बार। और अलग अलग जो बीमारी है आपकी दे रखी है, मतलब महत्वपूर्ण रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? तो जो आपका यकृत या जो लीवर होता है ना, जो यकृत या लीवर होता है, यकृत या लीवर होता है वो पित्तरस को उत्पादन करता है। लीवर, लीवर, लीवर पित्तर, लीवर क्या होता है? ये यकृत पित्तरस का स्राव करता है, जो एक पाचन रस होता है। कहाँ जमा होता है? आपका पित्ताशय में जमा होता है। क्या क्या होता है इसमें? बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन, साथ ही पीत लवण और कोलेस्ट्रॉल पित्तरस बनाते हैं। कौन कौन बनाते हैं? बिलिरुबिन और बिलवर्डिन, साथ में ही पीत लवण और कोलेस्ट्रॉल पित्तरस बना देते हैं। ये किस में सहायक होता है? ये आपका वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। अब यकृत या लीवर क्या होता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये कहाँ पे होता है? ये अमाशय की दाईं ओर स्थित होता है। जिगर का मुख्य कारण पित्तवर्णन का उत्पादन करना होता है। जिसका जो मुख्य कारण होता है पित्तवर्णन का उत्पादन करना होता है जिगर का। अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी यकृत के द्वारा ही होता है। अमोनिया और यूरिया का निर्माण भी आपका यकृत के द्वारा ही होता है। तो पित्तरस या यकृत किसका निर्माण करता है? आपका ये आपका पित्तरस का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दिया गया है पी क्यू आर एस एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है, जहाँ पे पी क्यू और एस आर समांतर और पी क्यू व्यास है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका वर्त, इसमें ये पी क्यू आ जाएगा आपका, और ये चतुर्भुज हो जाएगा पी क्यू आर एस। आर यहाँ आ जाएगी, एस यहाँ आ जाएगा। क्या बोला है? कोण क्यू पी आर, ये वाला कोण, कोण पी क्यू आर, ये कितना दे रखा है? 40 डिग्री, 40 डिग्री दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण किस पे बना? वर्त, अर्धवर्त की परिधि पे बना। अर्धवर्त की परिधि पे बना कोण क्या होता है? हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये कितना का होगा? 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का होगा। तो देखो त्रिभुज का कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 40 का है और ये 90 का, ये आपका 40 का है और ये आपका 90 का, राइट। तो ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये वाला कोण होगा आपका, ये वाला कोण है 50 डिग्री का, राइट, 50 डिग्री का। तो ये सप्लीमेंट्री कोण। अब देखो चतुर्भुज एक वो होता है, चतुर्भुज होता है समलंब चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका सम कितना होता है? उनका सम होता है 180 डिग्री। तो इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? इसका और इसका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, राइट। तो ये जब 50 का, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस 50 का बराबर 130 डिग्री का, राइट, 130 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल है तो 130 डिग्री का ये आंसर अपना करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी का अर्थ ए बी की पुत्री, ए माइनस बी का अर्थ ए बी की पत्नी, और ए गुणा बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। अपन को दे क्या रखा है? पी क्यू एस दे रखा है, अपन को दे रखा है पी क्यू पी गुणा क्यू माइनस एस दे रखा है। तो कौन सा कथन सत्य पूछा गया? देखो पी गुणा क्यू का मतलब होता है पी, पी बेटा है किसका? क्यू का, राइट। और क्यू माइनस एस का मतलब होता है क्यू पत्नी है एस की, तो ये माइनस हो गया, एस होगा पुरुष होगा, ये होगा हस्बैंड वाइफ हो गई क्यू, और वाइफ और हस्बैंड हो गई क्यू, और एस और पी हो गया इनका बेटा। तो पहले में क्या पूछा गया? क्यू पी का पिता है, नहीं क्यू नहीं है, पिता एस है। दूसरे में क्या है? पी क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री नहीं पुत्र है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखो एस पी का पिता, हाँ एस पी का पिता है, क्योंकि पी एस का पुत्र है, तो ये सही हो जाएगा। लास्ट में देखो एस क्यू की पत्नी नहीं, क्यू एस की पत्नी है, एस नहीं है, तो ये गलत होगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिए हुए कथनों को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए, कौन सा कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है? नियमितता परीक्षा में सफलता का एक मुख्य कारण, ये कथन है, ठीक है। कुछ अनियमित छात्र भी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, दूसरा ये दिया हुआ है। तो देखो सारे तो अनियमित, सारे तो जो छात्र होंगे ना, सारे तो जो छात्र होंगे तो उत्तीर्ण नहीं होंगे आपके, ठीक है। तो अब देखो, अब सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं? सभी नहीं होते यार, कुछ ही होते हैं, कुछ उत्तीर्ण होते हैं, कुछ कुछ
अनियमित छात्र परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो जो दूसरा अनुसरण है वही सही है इसमें, जो दूसरा अनुसरण वही सही है। देखो सारे अनियमित छात्र तो उत्तीर्ण नहीं होते, कंक्लूजन। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कुछ ही आपके अनुत्तीर्ण होते हैं, कुछ उत्तीर्ण होते हैं, तो कुछ आपके अनुत्तीर्ण होंगे। पूरे अनुत्तीर्ण भी नहीं होंगे, पूरे उत्तीर्ण भी नहीं होंगे। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आ जाएगा। ये बायोलॉजी ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है दी हुई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ये जो गोला दे रखा है पहला वाला, ये गोला किसका है? हॉकी खिलाड़ी का, हॉकी का। ये वाला जो गोला है ये फुटबॉल खिलाड़ी का। तो इन दोनों के बीच में जितने भी आएंगे ना, वो क्या होगा आपका? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? ये आपका फुटबॉल भी खेलेंगे और हॉकी भी खेलेंगे। तो यहाँ पे कितने छात्र हैं? 22 + 19 बराबर आपका 41 छात्र, राइट। तो ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। देखो यहाँ पे 7 2 5 6 3 है, तो 5 2 6 7 3 है। तो इनकी जो डिजिट दिए हुए हैं, इनका डिजिट सम क्या होगा? देखो डिजिट सम क्या होगा? 7 + 2 + 5 + 6 + 3 बराबर हो जाए 9। 9 और 5 14, 14 9 23। सिमिलरली इसका भी देखो डिजिट सम कितना हुआ? 23। इसका भी डिजिट सम कितना हुआ? 23। और इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 25। देखो 6 + 3 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 से 4 25, राइट। तो गलत कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD एक पंक्ति में बैठे हैं, C पश्चिमी छोर पे बैठा। मान लो ये नॉर्थ है आपका, ये नॉर्थ है, तो ये क्या होगा? साउथ होगा। ये क्या होगा? वेस्ट होगा। और ये क्या होगा? ईस्ट होगा। ये एक पंक्ति है जिसमें C सबसे लास्ट में बैठा, C सबसे लास्ट में पश्चिमी छोर पे बैठा है। सी ई बी और सी का पड़ोसी है। ई किसका पड़ोसी है? बी का भी पड़ोसी है और सी का भी पड़ोसी है। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 ही छात्र हैं। तो यहाँ पे ई बैठेगा तो यहाँ पे बी बैठेगा। यदि यहाँ पे बी बैठेगा तो यहाँ पे ई बैठेगा। तो ई सिर्फ बी का पड़ोसी हुआ, राइट। तो सी का पड़ोसी नहीं हो पाएगा। तो ई कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। और बी कहाँ बैठेगा? यहाँ पे। फिर क्या करें? ए और सी के बीच में 2 1 3, देखो ए यहाँ बैठ जाएगा, 2 1 2 काउंट कर लो। ए यहाँ बैठ जाएगा, लास्ट में कौन बैठेगा? आपका डी। तो पूछा पूर्वी क्षेत्र पे कौन बैठा है? तो पूर्वी क्षेत्र पे बैठा है आपका डी। कौन बैठा है? डी बैठा है, राइट। तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कूट में इंटरनेट को ये लिखा गया है तो इसी में रिमेंबर को क्या लिखा जाएगा? देखो मैं यहाँ पे ध्यान से लिखता, इंटरनेट INT, बाद में ER, बाद में NET, ठीक है। इसमें देखो ऐसे लिखा गया है, सॉरी, इसमें ना प्रस्त बने 3 3 के पेड़। ये 3 के पेड़ बने, ये 2 के पेड़ बने, ये 3 के पेड़। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? लास्ट के 3 है, देखो यहाँ लाए, इनको रिवर्स किया। T सबसे पहले, उसके बाद में E और उसके बाद में N, राइट। सबसे पहले T आ गया, फिर क्या आ गया? आपका E आ गया, फिर लास्ट के 3 के पेड़ में N आ गया। TEN हो गया, TEN, राइट। उसके बाद में RE मतलब ये ऑप्शन में R आ गया और फिर आया E, उल्टा लिख दिया। लास्ट में ये 3 का बचा स्टार्ट वाला, इनको भी तीनों को आपस में रिवर्स करके लिख दिया। तो सबसे पहले ये T, फिर ये N और फिर ये T, राइट। तो इसी प्रकार रिमेंबर लिखा जाएगा। तो रिमेंबर को देखो REMBER, देखो इनको 3 को पकड़ो उल्टा करके लिख दो तो REB, फिर इन 2 को पकड़ो उल्टा करके लिख दो ME, फिर इन 3 को पकड़ो तो MER, REB। तो फर्स्ट में गलत है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सिमिलर पैटर्न में इनको लिख देंगे हम। R आया, उसके बाद में E आया, उसके बाद में B आया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित
अक्षर समूह में एक में आसन अक्षरों के छोड़े गए अक्षरों का अवरोही क्रम है, राइट। मतलब बीच बीच में कुछ अक्षर छोड़े गए हैं किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, उनमें अवरोही क्रम है, तो जो वह अक्षर समूह हमें ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट वाला देखो, यूपी, जी, आई और जी, ठीक है। यू मतलब 21, पी मतलब 16, जी 7, आई मतलब 9 और जी 7। देखो कितना है इसमें, देखो 16, 21 माइनस 7, 7 हो गया ना, माइनस 9, 9 हो गया, उसके बाद में +2 और -2, राइट। ये फॉर्मेट आ गया इसमें, ठीक है। सिमिलरली देखो इसमें, देखो ओ जे ई बी 6, राइट। यहाँ पे देखो ओ का मतलब होता है 15, ठीक, और जे का मतलब 10, ई का मतलब 5, बी का मतलब 2 और जे का मतलब 7। तो यहाँ भी देखो पैटर्न क्या आ रहा है, -5, फिर -5, फिर -3 और फिर +5। तो ये भी अवरोही क्रम में नहीं है, तो -7 -2, तो ये भी अवरोही क्रम में नहीं है, ये भी अवरोही क्रम में नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा अपना, UNSOB, राइट। तो U मतलब 21, N मतलब 14, S मतलब कितना हो गया आपका 18, 19, और वापस O है, O मतलब 15 और B मतलब 2। तो यहाँ पे जो पैटर्न क्या बना अपना, -7, +5, -4 और माइनस से आपका 13। तो ये भी कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये भी गलत हो जाए, तो लास्ट वाला हमें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए। इसमें भी चेक कर लो, देखो पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, VQMJ और H। V की वैल्यू क्या होती है 22, Q की वैल्यू कितनी होती है 16 और 1 17, M की वैल्यू कितनी होती है 13, J की वैल्यू कितनी होती है 10 और H की वैल्यू कितनी होती है 8। इनमें पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 22 - 17 कितने होते हैं -5, -5 के बाद में 17 - 14 की 13 कितने होते हैं -4, -13 - 10 कितने, 10 - 13 कितने होते हैं आपका -3, और 8 - 10 कितने होते हैं -2। देखो -2, -3, -5, -4, -3। तो ये आपका आ गया एक अवरोही क्रम। तो जो ऑप्शन होगा अपना करेक्ट ऑप्शन होगा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विकल्प में उसका चयन कीजिए जो क्वेश्चनवाचक चिन्ह के ऊपर आधारित। देखो यहाँ पे 16, 20 और 33 कोई रिलेशन से नहीं। देखो अपन ना रो वाइज देखते हैं, अपन रो वाइज। तो ये फर्स्ट रो में देखते हैं अपन। इसमें देखो क्या करते हैं, हम करते हैं 20 + 16 + 33 कितना हो गया, 20 16 33 कितना हो गया 69। अब थर्ड रो में चेक करते हैं, देखो थर्ड रो में 27, 19 और 23। क्या चेक करेंगे अपन, 27 + 19 कितना हो गया आपका 46, 46 + 23 कितना होता है आपका 69। तो जो सेकंड रो आएगी उसमें भी सेम ही ये पैटर्न आएगा। मतलब आपका क्या होगा 22 + क्वेश्चन मार्क मार्क +15 बराबर क्या होगा आपका 69 होगा। अब देखो 22 और 15 कितना होता है 37, 37 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 69 - 37 बराबर क्या आएगा आपका 32, 32। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या। देखो दूसरी 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, लेकिन 41 एक प्राइम नंबर होगा, किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो देखो इनका डिफरेंस करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कुछ। तो 25 - 16 कितना होता है आपका 9, 25 - 16 कितना होता है 9, राइट। सिमिलरली इनका डिफरेंस कितना आएगा 9। तो 41 - 9 कितना आ जाएगा आपका 32। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, राइट। राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में उस संख्या का चयन कीजिए तो श्रृंखला को विभाजित करिए। दो सीरीज क्या दे रखी है 2, 6, 12, 20 और क्वेश्चन मार्क। देखो 2, 6 के बीच के डिफरेंस 4,
6 और 12 का डिफरेंस 6, 12 और 20 का डिफरेंस 8, तो 20 और क्वेश्चन मार्क का डिफरेंस यदि 10 हम कर होना चाहिए सीरीज के अकॉर्डिंग, तो 10 होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 30, राइट। फिर क्या होना चाहिए 12 होना चाहिए, प्लस 12 होना चाहिए, 12 प्लस 12 तो आना चाहिए 42। देखो 30 और 42 कहीं ऑप्शन में दे रखे हैं, हाँ फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विकल्पों में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे श्रृंखला में क्या आता है। देखो 8 किसका होल स्क्वायर है, 8 किसका होल क्यूब है, 8 आपका होल क्यूब है 2 का होल क्यूब, 27 किसका 3 का होल क्यूब, ठीक है। फिर 64 किसका है, 64 4 का होल क्यूब, 125 किसका 5 का होल क्यूब, 216 किसका होल क्यूब हो जाएगा, 216 होगा 6 का होल क्यूब, तो अभी क्या आएगा 7 का होल क्यूब, और 7 का होल क्यूब कितना होता है 343, 7 का होल क्यूब कितना होता है 343। ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम का चयन कीजिए। देखो तेंदुआ, गाय, हिरण और बाघ। तेंदुआ, हिरण और बाघ जंगली जानवर है, यहाँ पे हिरण शाकाहारी है, गाय क्या है आपकी, गाय आपकी पालतू जानवर है, पालतू जानवर है। गाय क्या है, एक घरेलू या पालतू जानवर, तो इस ऑप्शन में क्या करेक्ट होगा, गाय आपकी घरेलू या पालतू जानवर, घरेलू या पालतू जानवर है, पालतू जानवर है, राइट। गाय इसमें ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुष पिता और भाई से संबंध को दर्शाता। देखो एक पुरुष होता है वो किसी का भाई भी, मतलब पिता और भाई सभी क्या होते हैं पुरुष होते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले पुरुष के लिए आ गया, ये सबसे पहले पुरुष के लिए ये आ गया पुरुष का, ठीक है। अब कुछ पिता है ना, अब पिता ये मान लो पिता के लिए, तो कुछ पिता भाई होते हैं, तो ये और ये भाई के लिए, तो कुछ पिता भाई होते हैं, राइट। कुछ पिता आपके भाई होते हैं और कुछ भाई पिता होते हैं, लेकिन सारे पिता भाई नहीं होते, सारे भाई पिता नहीं होते, लेकिन होते तो सब के सब पुरुष ही हैं, तो जो सेकंड ऑप्शन होगा इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। सेकंड ऑप्शन इसमें ना आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द वही संबंध साझा करता है जो दिए हुए शब्द युग्मों द्वारा किया जाता है। देखो बिल्ली म्याऊं म्याऊं की आवाज़ करती है, राइट। तो बतख किसकी आवाज़ करता है, बतख आपका क्वेक क्वेक की आवाज़ करता है, बतख किसकी आवाज़ करता है, क्वेक क्वेक की आवाज़ करता है, राइट। तो ऑप्शन में आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखो, इस विकल्पों का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क। देखो फर्स्ट में अपन रो वाइज देखते हैं तो 90, 80 और 120 इसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो यदि हम कॉलम वाइज देखते हैं तो कॉलम वाइज देखो, ये देखो जब हम 90 को डिवाइड करते हैं फर्स्ट कॉलम में किससे 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 18 पंजू 90, 18, उसमें हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आता है 25। ये हो गया फर्स्ट कॉलम। अब हम देखते हैं थर्ड कॉलम में, ये देखते हैं थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम में देखते हैं देखो 120 को डिवाइड करते हैं 6 से कितना आता है 20, 20 पे ऐड करते हैं 10 कितना आता है 30। तो मतलब आपको क्या करना है, पहला जो कॉलम का जो पहला एलिमेंट है उसको सेकंड से डिवाइड करना और थर्ड उसमें ऐड कर देना। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम 80 को डिवाइड किससे करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20, उसमें क्या ऐड करेंगे तीसरा एलिमेंट 6 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 26। तो ये ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।